क्लास लेने का 6-7 बच्चे लगता है। आगे बढ़ते हम लोग, तो अभी तो काफी पीछे है, पर हाँ जो असाइनमेंट आपको दिया गया है वो आप कर सकते हैं। असाइनमेंट 6 का कितने बच्चों ने कर लिया? सभी लोग उसे पूरा कर लो। आंसर मिला है ना पूरा? और आंसर मिल गया तो पता नहीं। और प्रैक्टिस कॉपी लिख रहे हैं। जो नहीं लिख रहे हैं मैं क्लियर कट बता दूं, अल्टीमेटली जो भी आपको कहा जा रहा है अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक पूरा जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर भी कनेक्टेड है। मीन्स अगर आपको पहला नहीं आता तो लास्ट भी आपको समझ नहीं आएगा। जैसे फिजिकल का क्या है कि सब अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। चेक कर लेंगे एक्स माइनस है ना उसमें, एक्स माइनस होता है एक्स माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्स प्लस लेके x2 बना लेता है। बेंजीन वाला कराया नहीं था, चलो ठीक है करो, स्क्रीन पर देता हूँ। देखो नहीं करोगे, नॉइज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है, जो बात करता है उसको तो समझ नहीं आता, दो चार को और भी समझने से रोके। जो भी बात करेगा उसको पक्का समझ नहीं, खुद तो समझेंगे ना, दो चार को और ले जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको इस केस में 3 मोल H2 ऐड करना है, 3 मोल H2, ठीक है। ये जो रिंग है ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक। एक बात ध्यान रखना, एरोमेटिक रिंग नॉन एरोमेटिक में होता है जिसको कहते हैं लॉस। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी घट गई। एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में जा रहा है तो ये होता है जी। तो अगर रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में जाए तो अच्छी बात है, और एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में जाए तो सिस्टम के लिए लॉस है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। 3 बॉन्ड आपको रिड्यूस करने, कोई भी 3 बॉन्ड हो सकते हैं,
एक ही रिंग के हो सकते हैं, अलग अलग रिंग के हो सकते हैं, जो भी वो आपको देखना है। अगर हम मान लीजिए रिंग, इस रिंग के तीनों बॉन्ड को रिड्यूस करें, इसको क्या होगा, ये एरोमेटिक नॉन में गया, लॉस हुआ, एंटी एरोमेटिक नॉन में गया, गेन हुआ, एक लॉस एक गेन, इफेक्टिव चेंज कुछ नहीं दिख रहा है। क्लियर है? ये तो पहला पॉइंट हुआ। अब एक काम करते हैं, ये जो एंटी एरोमेटिक दिख रहा है सबको हटा देते हैं। एक बॉन्ड यहाँ से हटाते हैं, एक बॉन्ड यहाँ से हटाते हैं और एक बॉन्ड यहाँ से। इससे क्या हुआ, ये एरोमेटिक था, नॉन हो गया, ये एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक था, तो 3 एरोमेटिक रिंग का लॉस हुआ, 3 का लॉस होगा। ये एंटी था, ये भी एंटी था, ये भी नॉन हो गया, तो 3 एरोमेटिक का लॉस हुआ और 3 एंटी एरोमेटिक, मीन्स 3 एरोमेटिक नॉन हुए तो 3 का लॉस हुआ, और एंटी एरोमेटिक 3 नॉन हुए तो 3 का गेन हुआ। फिर से वही, तो यहाँ पर हम इस बॉन्ड को भी अभी रिड्यूस नहीं कर रहे, देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इन तीनों बॉन्ड को रिड्यूस कर देते हैं, इसको रिड्यूस करेंगे। एक एरोमेटिक इसमें जा रहा है, नॉन एरोमेटिक में, और 3 एंटी एरोमेटिक इसमें जा रहा है, एक का लॉस हुआ और 3 का गेन, तो ये ओवरऑल गेन है, इसलिए ये बीच वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। इसके मतलब समझ में आ गया है? क्लियर है? किसी को आगे बढ़े आप। नेक्स्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, देखिए रिएक्टेंट जो है पहले अनस्टेबल स्टेट में जाता है, अनस्टेबल स्टेट में जाता है और फिर ये स्टेबलाइज होकर प्रोडक्ट में जाता है। इस अनस्टेबल स्टेट के 2 पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं टीएस, दूसरे को कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट पार्शियल बॉन्डिंग कंडीशन होता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट बॉन्डिंग, बॉन्ड पूरा ब्रेक हो चुका है या पूरा फॉर्म हो चुका बट वो अनस्टेबल है। बॉन्ड को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगर अनस्टेबल बनता है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट। बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा होता है तो उस सिचुएशन को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहाँ पर आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना है। रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 है जो हमें पढ़ने हैं। एक, कार्बन पर प्लस, कार्बन पर माइनस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बन पर प्लस इसे कहेंगे कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। देखो इनका बेसिक आइडिया तो आपको पीछे दिया जा चुका है, केवल हम यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। दूसरी सभी बातें इनकी आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है।
कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, कार्बन प्रीनेटर। तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम आयन। Of carbocation directly proportional to plus I plus R and plus H, inversely proportional to minus I minus R and यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखना है। एक जनरल ट्रेंड है, दिस वन इज मोर स्टेबल देन tertiary butyl carbocation और tertiary butyl carbocation is more stable than benzene carbocation। अब रीजन क्या दिया जाता है, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। इस केस में एक स्पेसिफिक रेजोनेंस है और वो है ये बॉन्डिंग पेयर ब्रेक होता है, प्लस आया एंड अब इससे बेनिफिट क्यों मिलता है, क्योंकि ये रिंग स्ट्रेंड है, 3 मेंबर रिंग है, हाइब्रिडेशन इसका sp3 तो 109 होना चाहिए, लेकिन 60 है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो रिंग ब्रेक हो जाती है, तो ये स्ट्रेनलेस मींस जो भी स्ट्रेन जनरेट स्ट्रेन था उससे फ्री हो जाता है, सिस्टम स्टेबलाइज होता है। ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए इसमें स्पेशल रेजोनेंस है जो सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा है, और वही रीजन है कि इन दोनों से आगे जाना। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। वैसे तो हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन 9 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इसके रेजोनेंस को भारी पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। ये है साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन, जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो आपके स्टेनलेस होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस मिला। यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन पर भारी पड़ता है। ये ऑर्डर अगर आप याद रखते हैं तो आपको आगे स्ट्रक्चर्स को अरेंज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। फिर अब हम आपको एक जनरल ऑर्डर दे देते हैं। जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर
देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये कंपाउंड, ये कार्बोकेटाइन। दिस वन इज मोस्ट स्टेबल, रीजन 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ये सबसे स्टेबल माना जाता है। फिर आएगा 3 फेनाइल, ये मोस्ट स्टेबल। फिर 2 फेनाइल वाला, आफ्टर फेनाइल अब फिर ये सीरीज स्टार्ट हो जाती है, H2 प्लस टर्सरी ब्यूटाइल और PHCH2 प्लस। नेक्स्ट है CH3 CH आइसोप्रोपाइल, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। एंड दिस वन इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2 प्लस, फिर CD3 CH2 प्लस, फिर CH3। इसमें स्पेशल रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में जो रिंग है उसका जो स्ट्रेन है, इसके स्ट्रक्चर्स में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में वो स्ट्रेन नहीं है, इसलिए ये अच्छे कंट्रीब्यूटर है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड है। यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन का सपोर्ट है जो कि बेंजीन के रेजोनेंस पर भारी करता है। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो इसके लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले डिस्कस हो चुके हैं कि प्लस आई प्लस आर माइनस आर कैसे यूज करना, तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। देखो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ arrange the following in decreasing order of their stability, in decreasing order of their stability.
पहले केस में क्या होगा? देखिए ये नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है। 2 2 2 6 5 कंजुगेशन पूरा है। स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 1 2 जो करेक्ट हुआ। दूसरे में क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ये ऑर्डर जो लिखा था उसके बेसिस पर। तीसरे का क्या होगा? देखिए ये तो जीरो इफेक्ट, तो प्लस आर है, माइनस आर है, प्लस आई, तो आंसर 2 4 1। इसे भी छोड़ दो, बाद में करेंगे, पहले इसे बताओ इसका क्या आंसर होगा। देखिए प्लस आर हुआ, इसको आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग माइनस आर माइनस आई है, ये केवल माइनस आई है और ये प्लस आई। सबसे अच्छा कौन है? 1 पे 4 पे 3 पे 1 4 3 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 को करने से पहले एक स्टेटमेंट पढ़ना है हमें, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या होता है? देखो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। बाईसाइक्लो कंपाउंड में ये जो कार्बन है, इस कार्बन को कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन, इसे कहेंगे ब्रिज हेड कार्बन।
ये जो ब्रिज हेड कार्बन है ये नॉन प्लेनर होता है, ध्यान से समझिए। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है। फिलहाल इन तीनों बॉन्ड्स को देखो, ये दो बॉन्ड ऐसे बोर्ड के प्लेन में, और जो तीसरा आया हुआ है ना वो ऊपर से ऐसे आया हुआ है, क्योंकि ये इधर से गया इधर से, तो ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में नहीं है। तो जो ब्रिज हेड कार्बन होता है ऑलवेज नॉन प्लेनर होता है। रूल सिंपल सा है, अगर ब्रिज हेड पोजीशन पर कोई ऐसा ज्योमेट्री रखा जाए जो प्लेनर बने तो वो अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से सिस्टम में स्ट्रेन डेवलप होता है और अनस्टेबिलिटी आती है। सीधा सा रूल तो बस इतना है कि ब्रिज हेड कार्बन को sp2 नहीं रख सकते। sp2 मींस प्लेनर। तो ये रूल सिंपल सा कहता है ब्रिज हेड पोजीशन को हम sp2 कार्बन, ब्रिज हेड पोजीशन या ब्रिज हेड कार्बन को sp2 कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन को sp2 कार्बन नहीं रखा जा सकता। स्टेटमेंट लिखो, बिल्कुल लिख लेते लिखिए। डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट बी प्लेस्ड, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट बी प्लेस्ड at bridge head position, at bridge head position. डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज इन ब्रैकेट sp2, sp2, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट बी प्लेस्ड at bridge head position due to its non-planar geometry, due to its non-planar geometry, due to its non-planar geometry। बच्चों को समझ में आया पॉइंट? क्लियर है? नहीं आया? सीधा सा पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप sp2 रखोगे तो sp2 में उसको प्लेनर होना होगा, और ये बाय डिफॉल्ट नॉन प्लेनर है। अब जैसे ये है मॉलिक्यूल, मान लीजिए यही मॉलिक्यूल, इसका नेचुरल क्या है, लीनियर है। अब इसको आप 60 डिग्री पर ले आओ, तोड़ के लाओगे, अगर ये टूटता नहीं है तो बहुत ही स्ट्रेन कंडीशन, या तो टूट जाएगा या तो हाईली स्ट्रेन, दैट इज अनस्टेबिलिटी। उसी को अनस्टेबिलिटी कहते हैं। उसका अपना एक नेचुरल स्टेट है, नहीं इस फॉर्म में होना चाहिए, और आपने उसको फोल्ड कर दिया तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। ये नेचुरली नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर में रखोगे उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप इसे प्लेनर बनाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली बॉन्ड को फोल्ड करना पड़ेगा, जिससे मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप होगा और वो उसे अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। इसलिए ब्रिज हेड पोजीशन पर आप कभी भी sp2, पॉजिटिव चार्ज मींस sp2, और डबल बॉन्ड मींस sp2। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? लोगों को नहीं आ रहा है? जी तुम्हें आया? लास्ट में समझ में आया? प्रैक्टिस में भी लिख रहे हो? लिखाओ जरा। क्या उत्तर? ये क्या क्लास नोट्स से प्रैक्टिस होगी? क्लास नोट्स
ध्यान से सुनो क्या है, फिर से इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ, अगर ये इस फॉर्म में कंफर्ट जोन में है और उसको फिर से आप ऐसे बनाओगे, प्लेनर बनाओगे, जैसे ये पिरामिडल होना चाहिए, ठीक है, ये इसका कंफर्ट जोन है। अगर आप इसको प्लेनर बनाओगे तो ये अनकंफर्ट जोन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉक नहीं दिख रहा था। जैसे ये स्ट्रक्चर लॉक है, स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर आप बेंड बनाओगे तो इसमें स्ट्रेन आएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर के बाद फिर से देखो, ये दो बॉन्ड ऐसे होते हैं। अगर हम इस बॉन्ड को देखें तो ये ऐसा है, जो ब्रिजवेट वाला है, मीन्स ये एक ऐसे आएगा, एक ऐसे होगा और एक, ये तीनों बॉन्ड कुछ इस तरह से, एक ऐसे जा रहा है ऐसे, और तीसरा ऊपर से आ रहा है। ये नॉन प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है। अब अगर आप इसको प्लेनर बनाने की कोशिश करोगे तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, और यही है अनस्टेबिलिटी। इस पार्ट को जब आप यहाँ अप्लाई करोगे क्या होगा, 2 greater than 1, क्योंकि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन इक्वल है, तो 2 greater than 1। पॉजिटिव चार्ज से अनस्टेबिलिटी है, साथ ही साथ ब्रिजवेट कार्बन को प्लस चार्ज रखने से भी अनस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। ये तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात है। आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट लाइन लिखो। वैसे कार्बोकेटाइन के बारे में अगर आप देखोगे, कार्बोकेटाइन को बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है, एक तो कार्बन पर प्लस चार्ज है, ऊपर से ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। कार्बोकेटाइन में कार्बन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ही ज्यादा है। और इसके लिए उसका पेन थोड़ा सा रिमूव हो जाए, थोड़ा सा उसे रिलैक्सेशन मिल जाए, उसके लिए वो अपना सेल्फ ऑपरेशन करता है। आप ऐसे समझ लो जैसे कोई इंसान, उसको बहुत दर्द हो रहा है, इस हाथ को उखाड़ के यहाँ लगाते, क्यों लगा रहा है, क्योंकि किसी ने बताया ऐसा करने से तुम्हारा दर्द थोड़ा सा दूर हो जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, कार्बोकेटाइन इतना समझदार है, वो अपना हाथ उखाड़ के इधर तभी लगाएगा जब उसको पता होगा कि पक्का ऐसा करने से उसका कष्ट दूर है, उसको पता होता है। इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। वो अपने बॉन्ड को रीअरेंज करता है, हाथ पैर को इधर उधर शिफ्ट कर देता है। अब आप ये सोच सकते हो, ये शिफ्टिंग प्रोसेस ऑब्वियसली पेनफुल होगा, बट फिर भी होता है, इसका मीनिंग है कुछ ज्यादा ही परेशान। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये आपको सीखना है कि कार्बोकेटाइन का ऑपरेशन कैसे किया जाए। तो भी इस बात को सीख लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी और ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कार्बोकेटाइन का ऑपरेशन। फिलहाल हम यहाँ पर ऑपरेशन टर्म यूज नहीं करेंगे, रीअरेंजमेंट, अपने को रीअरेंज करता है, इसके लिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेटमेंट लिख लो, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन rearrange into less stable carbocation, rearrange into more stable carbocation, rearrange into more stable carbocation by rearrange into more stable carbocation by 1-2 shifting of 1-2 shifting या माइग्रेशन 1-2 shifting of ऐसे लिखेंगे H माइनस ऑब्लिक PH माइनस ऑब्लिक R माइनस। इसको बोलते हैं हाइड्राइड, इसको बोलते हैं फेनाइल, इसको बोलते हैं अल्काइल। हाइड्रोजन का भी शिफ्टिंग हो सकता है, बेंजीन का भी शिफ्टिंग हो सकता है और किसी अल्काइल ग्रुप का भी शिफ्टिंग हो सकता है। पर ध्यान रखना, ये शिफ्टिंग तभी होगा जब आफ्टर शिफ्टिंग पहले से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। अगर रीअरेंज होने के बाद स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती है तो वो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कार्बोकेटाइन तभी रीअरेंज होता है जब रीअरेंजमेंट के बाद पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी मिले।
less stable carbocation rearrange into more stable carbocation by 1,2 shifting of HPHR। ध्यान रखना 1,2 मीनिंग अभी समझ में आ जाएगा। पहला केस लेते हैं CH3H, यहाँ पर प्लस है CH2CH3। ध्यान से देखो ये है 1, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कहते हैं 1, और ये है 2 और ये भी 2, 1 से जुड़ा 2। पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक ही पोजीशन का जंप करेगा, ये हमेशा याद रखना। एक से ज्यादा वैसे 3-4 पोजीशन जंपिंग हो सकती है, लेकिन एक ही डिस्टेंस, एक जाएगा फिर जाएगा फिर जाएगा। अगर 3 पोजीशन आगे ले जाना है तो 3 शिफ्ट कराना पड़ता है। एक ही बार में मल्टीपल शिफ्टिंग या मल्टीपल पोजीशन की जंपिंग नहीं हो सकती। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज जाएगा पोजीशन 1 से पोजीशन 2, अब मान लो पॉजिटिव चार्ज जहां पहुंच गया तो अब इसके आगे वाला 2 हो जाएगा, तो जा सकता है। जाने की कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, तभी शिफ्टिंग होगा जब आफ्टर शिफ्टिंग पहले से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगी। तो अब आपको ये सोचना है कि प्लस चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा या यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, ये अब आपको देखना आना चाहिए। रेजोनेंस का, हाइपर कंजुगेशन का जो भी यूज है उसे देखते हुए, उसे यूज करते हुए आपको ये शिफ्टिंग आनी चाहिए। तो प्लस यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पर लेफ्ट में, क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का ज्यादा सपोर्ट है, ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना, कैसे शिफ्ट करेंगे? CH प्लस CH2CH3, ये जो हाइड्रोजन है वो H माइनस के फॉर्म में जाता है, इस फॉर्म में। वैसे भी प्लस चार्ज शिफ्ट होके कहाँ आएगा? यहाँ पर। ये क्या बनेगा? और ये माइनस के साथ इसके साथ जुड़ेगा। अगर यहाँ से शिफ्ट हो रहा है तो प्लस आएगा, अगर ये प्लस है ऑब्वियसली ये माइनस बनेगा, और ये माइनस और प्लस जुड़ के CH2 हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। मीन्स इसे कहते हैं 1,2H माइनस 6 या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, इससे बनेगा CH3 यहाँ पर प्लस CH2 पहले आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 1 3, अब कितने हो गए? 8। यहाँ पर आपके पास थे 3 अल्फा हाइड्रोजन, अब हो गए 8 अल्फा हाइड्रोजन। पहले 3 थे, अब हो गए 8। कितने बच्चों को समझ में आया है? फिर से सुनो, कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन को उठा के यहाँ रखो, प्लस उठा के शिफ्ट हो रहा है ना, जस्ट एक्सचेंज। ये यहाँ जुड़ जाएगा तो CH था CH2 हो जाएगा। अब यहाँ से आया तो यहाँ का हाइड्रोजन हटा तो C रह जाएगा, बट उसी जगह प्लस आ जाएगा। ये ग्रुप यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती है तो शिफ्टिंग नहीं होगा। शिफ्टिंग तभी कराएंगे जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, जैसे ये केस है, ध्यान से देखो, यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन ही एक, क्या? प्लस यहाँ आ सकता है। अगर यहाँ आने से प्लस को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी तो जरूर जाएगा, लेकिन यहाँ जाएगा कैसे? तो यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट, ये अपना पेयर आप इलेक्ट्रॉन लेके इधर शिफ्ट होगा,
ये CH3 इसके साथ जुड़ेगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा CH3 प्लस CH2 और ये हो जाएगा CH3। यहाँ पर आपके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो 8 अल्फा हाइड्रोजन है, पहले से ज्यादा स्टेबल है। कितने बच्चों को अब समझ में आ गया है? नेक्स्ट PHC PH CH2। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर हम प्लस यहाँ पर है, यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है। अगर ये प्लस यहाँ आता है तो पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि रेजोनेंस का सपोर्ट, तो पीएच यहाँ जुड़ जाएगा, प्लस उसकी जगह यहाँ आ जाएगा। कहने का मीनिंग है पीएच ग्रुप भी शिफ्ट हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी शिफ्ट हो सकता है, बस शिफ्टिंग के बाद पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अब कुछ आप शिफ्टिंग करके दिखाओ। हो गया? क्वेश्चन लिखो। Rearrange the following carbocation. Rearrange the following carbocation. पहला केस है CH3 CH CH3 CH2 CH CH CH। दूसरा है
कभी कीजिए। देखो पहले केस में आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ ले जा सकते, यहाँ ले जा सकते। कहाँ ले जाएंगे? CH। देखिए हाइड्रोजन जो है यहाँ शिफ्ट करेंगे, CH2 हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा CH3CH, CH3 ये हुआ CH2 CPH प्लस हुआ। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ जा सकता है, यहाँ लाने के लिए आप मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा और प्लस इधर भी। यहाँ लाने के लिए ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है एडजसेंट पर। यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे क्योंकि अभी आपके पास टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ जाने के बाद 7 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों को समझ में आ गया है, बाकी लोगों को नहीं आया। किसे किसे दिक्कत हो रही है शिफ्टिंग में? हाथ उठाओ, फिर से सुनो। रीअरेंजमेंट आपको हमेशा 1-2 करना है। जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर है, ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर या तो यहाँ जा सकता है या तो जो भी उससे जुड़ा हुआ है। अब आपको इतना तो देखना पड़ेगा कि यहाँ ज्यादा स्टेबल है या यहाँ ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर ले आओगे तो CH3 और CH3 ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, इसलिए इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ रखा, प्लस यहाँ रखा। इस केस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, या तो यहाँ जा सकता है या तो यहाँ आएगा। तो वही वाली सिचुएशन, यहाँ ले आओगे तो ये वाला CH3 ग्रुप उठा के यहाँ रखा। अभी आपके पास केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ रखने से कितने हो गए? 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, या तो यहाँ जा सकता है या तो यहाँ जा सकता है। इधर ले जाएंगे तो पीएच के रेजोनेंस का सपोर्ट मिलेगा, इसलिए इस ग्रुप को उठा के यहाँ रखेंगे, ये CH2 हो जाएगा, प्लस यहाँ जाएगा। अरे बात समझ आई? तो देखिए एग्जाम्पल हो गया। ये मल्टीपल शिफ्टिंग भी होता है, जब तक स्टेबिलिटी मिलती रहेगी तब तक शिफ्टिंग होता रहेगा।
हो गया। देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे ये यहाँ ले जाएंगे, क्या बना CH3 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 CH प्लस CH3, फिर यहाँ ले जाएंगे। जब तक स्टेबिलिटी मिलती रहेगी, अब प्लस यहाँ जाएगा, जो CH3 है वो इस कार्बन पर मिल जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? सिर्फ अच्छा, अभी भी किसी नहीं आया, किसी को अभी भी उसका डिवीजन लग रहा है? एक ग्रुप को शिफ्ट करेंगे प्लस आ जाएगा, प्लस और ग्रुप का आपस में चेंज होता है। नेक्स्ट देखो कार्बेनाइन, कार्बेनाइन का मीनिंग है नेगेटिव चार्ज एट कार्बन एटम। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I प्लस I प्लस R। Arrange the following. देख सकते हो, वो तो रहेगा ही रहेगा। पर्टिकुलर हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो एल्काइल ग्रुप का लेके देता है, क्योंकि -H तो CCl3 का होता है। ऐसा कर सकते हैं। Arrange the following in decreasing order of their stability. Arrange the following in decreasing order of their stability. First,
इसमें क्या होगा? दुश्मन इज दूसरे केस में माइनस आर है, माइनस आर है, माइनस आर नेक्स्ट वन यहाँ पर इसका क्या होगा? ये जो ग्रुप है ये केवल माइनस आई का रेजोनेंस नहीं। अब आपको रेजोनेंस तो है, लेकिन जब आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे इससे क्या होगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर हेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड, इसलिए कंजुगेशन तो है और जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो नॉन कंजुगेटिव बन रहा है, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पर ये भी माइनस आई है, लेकिन ये माइनस आई थोड़ा ज्यादा दूर है, तो ये बॉन्ड की गैप पर है और ये दो बॉन्ड के गैप पर है। हाँ, यहाँ पर ये रेजोनेंस करेगा माइनस आई। तो फाइनल आंसर बना वो क्या होगा? इसका आंसर क्या बना? 3, 1, 2। देखो थर्ड में क्या है? ये माइनस आर है और ये माइनस आई है क्योंकि मेटाफर, और ये माइनस आर। NO2 का माइनस आर सी से ज्यादा होता है तो माइनस माइनस को सपोर्ट करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी NO2 वाले केस को मिलेगी। कितने बच्चों को समझ में आ गया? आज तुम्हें पीछे समझ आया कि नहीं? लास्ट वाला समझ, लास्ट वाला फोर्थ नंबर नहीं समझ में आया? नहीं सर, वो 2-1 कैसे इसमें हाँ देखिए पहले ये बताओ, ये बात समझ आए कि नहीं कि इसमें रेजोनेंस नहीं है? हाँ क्योंकि रेजोनेंस कंजुगेशन तो है बट स्ट्रक्चर से डबल बॉन्ड यहाँ जा रहा है, इसलिए रेजोनेंस नहीं बना। अब जो CO ग्रुप लगा है वो तो यहीं लगा है और यहाँ पर NO2 जो लगा है वो थोड़ा दूर लगा है, 2 पोजीशन। डिस्टेंस का जो इम्पैक्ट होता है वो ज्यादा होता है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ इंडक्टिव इफेक्ट तेजी से घटता है। आप ऐसे सोचिए कि हर बार एक एक कार्बन बढ़ाने से उसका आधा होता जाता है, आधा क्या 60% घट जाता है, इसलिए इसका माइनस आई इससे ज्यादा हो। नेक्स्ट है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, आज जो क्लास है उस क्लास में क्या लिखा था? हाइड्रोकार्बन लिखा था, COC क्या? 5 का 5 का 1 नहीं था ना, 2 नहीं था ना, पीछे है तो 5 का 1 लिखा तो ठीक है। 5 क्लास है GOC का, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एट कार्बन एटम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एट कार्बन एटम। अगर हम यहां स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन
free radicals. This one is directly proportional to number of regenerating structure and also number of hyper conjugating structure, that is number of alpha hydrogen. तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन। क्वेश्चन लिखो। Arrange the following. Arrange the following in decreasing order of their stability. Arrange the following in decreasing order of their stability.
पहला अल्फा हाइड्रोजन सीधे काउंट करो 4 3 2 1, दूसरे में 2 3 1। यहाँ पर इस केस में ये रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले कौन आएगा 1 2 3। इसमें क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से ले तक यहाँ तक रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो सबसे ज्यादा 1 फिर 2 फिर 3। ये नहीं कि इसमें रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस है लेकिन उस रेजोनेंस का बेनिफिट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल रहा है। और जो अनस्टेबिलिटी है उसका सोर्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर उसे रेजोनेंस का सपोर्ट नहीं मिला तो फिर उस रेजोनेंस का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये क्या होता है, ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को जब कोई रिएजेंट अप्रोच करता है, देखो तो ये पाई बॉन्ड पहले पोलराइज होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड है और कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। जब तक ये बॉन्ड पोलराइज नहीं होगा तब तक ये इससे कनेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए इसकी प्रेजेंस में सबसे पहले ये पोलराइज होता है। पोलराइज हुआ, आफ्टर पोलराइजेशन फिर इसके साथ रिएक्शन होगा। ये जो पोलराइजेशन है, इसी पोलराइजेशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये पोलराइजेशन टेम्पोररी है, अगर ये इसके साथ नहीं जुड़ा तो फिर से वो उसी स्टेट में चला जाएगा, और जुड़ गया तो आगे बढ़ जाएगा। ये O- अगर कनेक्ट हो गया तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो फिर से इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा। ये जो भी पोलराइजेशन है ये टेम्पोररी पोलराइजेशन होता है। इसी टेम्पोररी पोलराइजेशन को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इसी टेम्पोररी पोलराइजेशन को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। इंटरमीडिएट नहीं है, ख्याल से रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं कहते। रिएक्शन इंटरमीडिएट होता जब एक कोई प्लस बनता या एक माइनस होता, प्लस माइनस दोनों को नहीं कहेंगे। आपने बिल्कुल बॉन्ड तोड़ दिया ना, पहले जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बॉन्ड टूटता है तो उससे अलग हो जाता है, ये अलग नहीं होगा। बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट मोस्टली जो है सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग से बनते हैं, पाई से नहीं। तो इसे डिफाइन कर लें। टेम्पोररी पोलराइजेशन ऑफ pi electron cloud, temporary polarization of pi electron cloud on demand of on requirement of reagent, on demand of reagent, on demand of reagent is known as
known as electromagnetic effect. Known as electromagnetic effect. It is a temporary effect. It is a temporary effect. It is a temporary effect, and it will affect only, and it will affect only chemical properties of molecule. It will affect only chemical properties of molecule. So, two types of electromagnetic effect. ये फिलहाल इम्पोर्टेंट इफेक्ट नहीं है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड बस एक ही लाइन पूछी जाती है कि टेम्पोररी इफेक्ट। फिर भी देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या होंगे। जैसे रेजोनेंस का टाइप है उसे इस तरह का इसका भी है E प्लस। E प्लस क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव E प्लस। E प्लस कहेंगे, E प्लस मीन्स पोलराइजेशन टुवर्ड्स रिएजेंट। जिधर रिएजेंट अप्रोच कर रहा है, जैसे ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड का, अगर हम यहाँ पर H प्लस लगाते हैं तो ये इधर पोलराइज होगा। जिधर पोलराइज होता है बेसिकली पोलराइज हुआ ऐसे, ये प्लस बना और ये माइनस, और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। ये हुआ यहाँ पर प्लस मीन्स पोलराइजेशन टुवर्ड्स रिएजेंट। जिस कार्बन पर रिएजेंट अटैक कर रहा है बेसिकली उसी कार्बन पर पोलराइजेशन हो रहा है, उसी पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दैट इज प्लस ई, डोनेशन। दूसरा इसे प्लस ई कहेंगे, यहाँ माइनस ई कहेंगे। माइनस ई क्या होता है? पोलराइजेशन अवे फ्रॉम रिएजेंट। बेसिकली ये रिएजेंट से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, डोनेट नहीं करता। जो पोलराइजेशन है वो एक्सेप्ट कर रहा होगा। जैसे C डबल बॉन्ड हो Cl माइनस, तो Cl माइनस की प्रेजेंस में जो पोलराइजेशन हुआ उस पोलराइजेशन में इसने इलेक्ट्रॉन रिएजेंट से एक्सेप्ट किया, ये वो माइनस हो जाएगा Cl। सीधी सी बात है, अगर रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज यूज हो रहा है तो प्लस ही कह देना, नेगेटिव चार्ज यूज हो रहा है तो जैसे Cl माइनस माइनस ई। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, और न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। ये तो पार्ट था GOC का, GOC कंप्लीट हो गया। अभी इसमें कुछ और पोर्शन बचा हुआ है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Qualitative and quantitative
क्वालिटेटिव जो है ये स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है। हर क्वालिटेटिव का मीनिंग है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। क्वालिटेटिव का मीनिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक्सपेरिमेंटली उसे पता करना। एक्सपेरिमेंटली आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड करने का जो प्रोसेस है, दैट वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज क्या है, उनका अमाउंट क्या है, इसे पता करने का जो तरीका है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी, क्वालिटी कौन कौन से हैं, क्वांटिटी किस किस प्रोपोर्शन में। ये जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है। इसका जो तरीका है उसमें कोई लॉजिक नहीं है, सेट ऑफ मेथड्स है। कभी भी टेस्ट करना हो वही मेथड यूज करेंगे। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट किया जा रहा है। इसमें सबको पता करना है, उसके लिए रिजल्ट डालना है। इसमें नाइट्रोजन पता करना है, ये रिजल्ट ऐड करना है। इसमें हाइड्रोजन पता करना है, ये रिजल्ट ऐड करना है। सभी के लिए सेट जो भी मेथड्स है वो प्रीडिफाइंड है कि नहीं ये है ये डालना है, ये है कि जिस भी एलिमेंट्स को आपको जानना है उसके लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड मेथड है, उसी को यूज करना। वो मेथड्स आपको याद रखने होंगे, उसमें कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, हम आपको ये बता सकते हैं कि हाइड्रोजन टेस्ट करना है तो क्या करोगे, ब्रोमीन टेस्ट करना है तो क्या करोगे, सल्फर टेस्ट करना है तो उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड मेथड है। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। और ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट मींस मोल निकालना आता है, मास निकालना आता है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको आती है। रियल में क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टोइकियोमेट्री 1 का पार्ट है, इसमें मोल का कुछ कैलकुलेशन। और ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये एक्सपेरिमेंटल, जो आप अगर कभी एक्सपेरिमेंट किया हो लैब में तो वहां पर सॉल्ट एनालिसिस कराया गया होगा, इसे बच्चों ने किया है सॉल्ट एनालिसिस। ये सॉल्ट एनालिसिस वाले ही मेथड है, अगर आपने किया होगा तो सुना होगा या फिर कुछ किया होगा याद ही आएगा। जैसे एक टेस्ट के बारे में बता देते हैं जो सभी को याद रहता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कार्बन जो है CO2 में जाता है, हाइड्रोजन H2O में जाता है। CO2 बना, उसे कंफर्म करने के लिए उसे लाइम वाटर से पास करते हैं, लाइम वाटर मिल्की हो गया तो CO2 कंफर्म और इसे पासिंग से डिसअपीयर हो गया। ये स्टैंडर्ड मेथड है CO2 को पता करने का। कहीं भी पता करना हो यही मेथड यूज करते हैं। हो सकता है ये मेथड आपने पढ़ रखा हो। वाटर पता करना है तो उसको एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में ले जाते हैं और वो क्रिस्टल ब्लू हो जाता है। हो सकता है ये भी कहीं पढ़ा हो। तो हर एलिमेंट का, हर कंपाउंड का एक स्पेसिफिक मेथड है, उसी मेथड को यूज करके उसकी टेस्टिंग की जाती है। अब किसके लिए क्या टेस्टिंग की जाती है ये आपको याद रखना होता है। इसमें हम आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, बस ये बता सकते हैं इसके लिए यही मेथड होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, या क्यों और कैसे का कोई भी स्कोप नहीं है। हाँ, दूसरा जो पार्ट है वो पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, मोल कॉन्सेप्ट है, उसको तो आप एक एक स्टेप एक लाइन समझ सकते हो कि कैसे हो रहा है। तो पहले इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जो भी स्टैंडर्ड मेथड्स है डिफरेंट एलिमेंट को टेस्ट करने के, पता करने के, वो क्या क्या है उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है क्या, दिस वन इज experimental method to determine
elements to determine different element elements present in organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसे पता करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। ये 15 मिनट का है, खत्म हो जाएगा। अगर समझाना हो तो टाइम लगेगा। ये होता है, ये होता है, ये होता है। बुक पढ़ोगे उसमें भी ये होता है। ठीक, अगर आपको समझाएंगे तो क्या समझाएंगे, इससे रिलेट करिए कि ये बन रहा है, कैसे बन रहा है, बनता है। ये लाल रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है, ये हरे रंग का होता है। ये कलर देख के पहचानना है। पहचान रंग से जितने भी कंपाउंड है कैसे पता चलेगा ये बना, ये ब्लू कलर का बना, ये ब्लड रेड है, ये आपका पीले कलर का बनना है, नीले कलर का बनना, यही सब पूरा का पूरा कलर पर है। वैसे भी लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वो कलर बेस ही तो है। कलर और स्मेल इसमें थोड़ा खतरनाक होता है। पता चला कोई पॉइजनस गैस इसमें दे रहे हैं, अच्छा ये गैस है, पता करते करते पूरी गैस बन गई। तो इसलिए जो सबसे सेफेस्ट मेथड है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है कलर आइडेंटिफाई करने की। तो पहले हम लोग टेस्ट करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन का। फर्स्ट है टेस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वैसे ये टेस्टिंग गलत है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की टेस्टिंग कर रहे हैं। अरे बिना कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कैसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ ये पता करना कितना % कार्बन है वो तो समझ में आता है, लेकिन ये कहना कि इसमें कार्बन है कि नहीं पहले बताओ। तो बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कैसे? तो वैसे भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, उसके साथ और भी एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये तो दो बेसिक एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। फिर भी इनकी टेस्टिंग कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन, इसको हीट किया जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड से। किससे? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है उसको ऑक्सीडाइज करके सीधे CO2 में भेजता है, और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके H2O में, और खुद रिड्यूस होकर CO में चला जाता है, उसको नहीं। अब ये जो दो गैसेस जनरेट हो रही हैं CO2 एंड H2O, तो CO2 को कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मेथड है, लाइम वाटर से पास करेंगे। लाइम वाटर का मीनिंग है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे बनता है CaCO3, ये आपका मिल्की हो जाता है या फिर व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। और जब हम इसे CO2 और H2O को एक्सेस में पास करते हैं तो CaCO3 होल ट्वाइस बन जाता है, ये आपका सॉल्युबल है, कंफर्म हो गया। CO2 था, H2O बना है, इसे कंफर्म करने के लिए यहां पर हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये व्हाइट होता है, इसे ट्रीट करेंगे। ये CaSO4.5H2 बन जाता है, ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है, कंफर्म हो। तो पता कर लिया कार्बन और हाइड्रोजन है, बस इतना ही। ऐसे एक एक लाइन का टेस्ट है, एक एक लाइन के टेस्ट है, जिसके बेसिस पर आप एलिमेंट्स का कंफर्मेशन करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी कार्बन कंटेंट है ऑक्सीडाइज होके CO2 में, हाइड्रोजन कंटेंट ऑक्सीडाइज होके H2O में, CO2 को कंफर्म करने के लिए लाइम वाटर यूज करेंगे। लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, एक्सेस पास किया,
गैस को मिल्कीनेस डिसअपीयर, कंफर्म हो गया CO2 था, मींस कार्बन है इस कंपाउंड में। हाइड्रोजन के लिए H2O के लिए उसे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से ट्रीट करते हैं, उसके साथ उसको एक्सपोज करते हैं। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वैसे तो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन हाइड्रेट होने के बाद ब्लू कलर के क्रिस्टल में ट्रांसफर हो जाता है। कंफर्म हुआ वाटर ही था। फटाफट नोट करो। वैसे इसमें टाइम नहीं लगता, इसको 10-15 मिनट में सब खत्म है। क्वांटिटी में थोड़ा सा लगेगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन है, कुछ समझना है। कुछ बैच में तो पढ़ाया भी था, पिछली बार भी थोड़ा वो तो पढ़ाया था क्वांटिटी। आई थिंक 7-8 बाद में पता चला दूसरे बैच में नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब नहीं पढ़ाया जा रहा है तो ठीक है, तो खत्म पढ़ना है। और किसी बैच में कराया गया था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस? कितने बच्चों ने पहले पढ़ रखा है? क्या हुआ जी, सब बाहर जाने लगे? ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए। देखिए 2 घंटे क्लास में कोई एक बच्चा जा रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो रेगुलर ट्रेंड ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर कोई नहीं बाहर जाएगा, गलत बात है। तो दूसरे एलिमेंट की टेस्टिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसको टेस्ट करने के लिए सैंडविच यूज करते हैं। होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और सोडियम मेटल लिया। सोडियम मेटल सॉफ्ट होता है, तो सोडियम मेटल का 2 पीस लिया और बीच में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सैंडविच के फॉर्म में रखा। उसके बाद उसको हीट कर लिया। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, आसानी से वो फ्यूज हो जाता है, आसानी से वो मोल्डन स्टेट में चला जाता है। मोल्डन स्टेट में सोडियम जाने के बाद हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। जैसे नाइट्रोजन सल्फर है, सल्फाइड में चला जाएगा। हाइड्रोजन है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में चला जाएगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करके। फिर उनका आयंस बना लेते हैं और फिर उन आयंस की टेस्टिंग के थ्रू कंफर्म करते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। इस टेस्ट का नाम है लेजिन टेस्ट। देखिए, these elements are tested by Legend test. Legend test. These elements are tested by Legend test. In this test, these elements are tested by Legend test. In this test, organic compound is fused with sodium metal. Organic compound is fused with sodium metal. After fusion, elements present in organic compound react with sodium to give ionic compound. React with sodium to give ionic compound.
अब देखो किस तरह से आयंस बनेंगे। पहला, अगर कार्बन और नाइट्रोजन है तो सोडियम से रिएक्ट करके साइनाइड बना देता है। अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी है तो NaCNS बना देता है। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो सल्फर के साथ सोडियम सल्फाइड बनता है। सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके NaCl बनाता है। सोडियम ब्रोमीन से रिएक्ट करके NaBr बनाता है। सोडियम आयोडीन से रिएक्ट करके सोडियम आयोडाइड बनाता है। सोडियम आयोडाइड बनाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर नाइट्रोजन का टेस्ट करेंगे, फिर सल्फर का करेंगे, फिर हेलोजन का करेंगे और लास्ट में फास्फोरस का करेंगे। ध्यान रखना, ये टेस्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हो रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं। तो फर्स्ट टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, पहला है टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। इसके दो केस बनेंगे। केस 1, कार्बन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन, कार्बन तो होगा ही। तो लाइजिन टेस्ट में ये बना लेता है, क्या बनेगा? NaCl। NaCl को ट्रीट किया जाता है Fe+2 के साथ। Fe+2 इन फॉर्म ऑफ FeSO4, फेरस सल्फेट, फेरस आयन चाहिए। इसके साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है Na4FeCl6, या फिर इसी को लिखा जाता है FeCl6 सोडियम फेरोसाइनाइड या फेरोसाइनाइड आयन बनता है। और इसको फर्दर रिएक्ट कराते हैं Fe+3 के साथ। Fe+3 दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ FeCl3। अब आपके पास ये जो आयन है इनका फार्मूला बना लूं। इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी 3 है, ये Fe4 हो जाएगा और FeCl6 जाएगा। तो ये बनेगा Fe4 FeCl6 होल थ्राइस। इस कंपाउंड को बोलते हैं प्रूसियन ब्लू। ये ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। तो जो ब्लू कलर जनरेट हो रहा है उसी के बेसिस पर कंफर्म कर लेते हैं कि इसमें प्रूसियन है, PRUSSIAN। केस 2, इसको भी देख लेते हैं। कार्बन नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी हो, कार्बन नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी हो, तो सोडियम कार्बन नाइट्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करके NaCNS बनाता है। सोडियम थायोसाइनेट बोलते हैं, NaCNS। और इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर हम Fe+3 या फिर FeCl3 यूज करते हैं। ध्यान रखना, ये आयन जो है वो CNS- है। इसके साथ रिएक्ट किया FeCNS होल थ्राइस बनता है। FeCNS होल थ्राइस, ये डार्क रेड, जिसे हम ब्लड रेड कहते हैं, ब्लड रेड कलर कंपाउंड बनता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है? तो ऐसे पूछा जाएगा, लाइजिन टेस्ट में ब्लड रेड कंपाउंड बन रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो ये टेस्ट दे रहा होगा? बस आपको ये देखना है कि इसमें कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर तीनों है। या फिर आपसे पूछा सकता है जो ब्लड रेड कंपाउंड बना उसका फॉर्मूला क्या है, या जो ब्लू कलर का कंपाउंड बना उसका फॉर्मूला क्या है। ऐसे ही छोटी छोटी बातें पूछी जाती है, छोटी और बड़ी याद तो रखना पड़ेगा।
मिसिंग ब्लू ये होता है, ब्लडेड ये है। ये तो हो गया नाइट्रोजन का टेस्ट, 2 मिनट में। हाइड्रोजन का टेस्ट भी 2 मिनट में हो जाएगा। उड़ गया मेन कंपाउंड लिखा है, यहाँ Cl जो है कहाँ गया, FeCl बन जाएगा। आपको केवल मेन कंपाउंड लिखा जा रहा है, ठीक है। एग्जाम में हो जाएगा, NaCl के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जिस बेसिस पर आप उसे डिटेक्ट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला या उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ क्या करेंगे, सोडियम के साथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 3 हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन। अगर क्लोरीन हुआ तो NaCl बना, ब्रोमीन होगा तो NaBr बना, आयोडीन होगा तो NaI। इसे ट्रीट करते हैं AgNO3 के साथ AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, एक्वस NH3 में ये डिसॉल्व हो जाता है। AgNO3 के साथ इसे ट्रीट करेंगे तो AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट आता है, और ये जो प्रेसिपिटेट है एक्वस NH3 में पार्शियली सॉल्युबल होता है, पार्शियली सॉल्युबल होता है। NaI के साथ AgNO3 AgI का प्रेसिपिटेट आता है, और ये एक्वस NH3 में इनसॉल्युबल होता है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, डिसॉल्व हो गया, क्लोरीन कन्फर्म, इसमें ब्रोमीन कन्फर्म, इसमें आयोडीन हो गया हाइड्रोजन। दो मिनट के टेस्ट है, लेकिन आपको कम से कम 10 मिनट लगाना पड़ेगा। अगर आपने 5-6 बार इसे लिखा तो याद हो जाएगा। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा क्या हो रहा है। मल्टीपल टाइम्स इसे रिवाइज करना पड़ेगा, तब ये टेस्ट याद होंगे। हाँ, आगे चल के याद हो जाएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा आगे क्लास किया और पढ़ा, तो ये सारे टेस्ट आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ये सारे टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस वाले हैं, इनऑर्गेनिक में जो होते हैं। चल रही नहीं है ये तो, चलो अच्छा कर भी देते हैं, ब्राइट येलो कर देते हैं, वैसे अच्छा होता है। फिलहाल ब्राइट नहीं दिखा देगा, तो इतना ही रहेगा, लेकिन आज चमकता है। क्लियर कह सकते हैं दिखता है। ये आपको डर्टी दिखता है, कहीं डर्टी लिखा होगा, कहीं पेल येलो लिखा होगा, कहीं आपका लाइट येलो लिखा होगा, इस टाइप का कुछ टर्म होता है। ये आपका क्लियर दिखता है। फिर हमने देखा नहीं, देखने के तो लैब में जाना पड़ेगा। तुम लोग भी स्कूल जाते हो, कुछ करते हो, कुछ बच्चों को लैब में 30 मार्क्स मिल जाता है और लैब एक दिन भी नहीं गए हुए। ये तो यहाँ के लैब का एक्सपेरिमेंट होता है।
वैसे हमने एक्सपेरिमेंट तो किया था, आप जिसकी स्कूल में थे, पूरा कराया गया था, बट समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही नहीं होता ना सर। नेक्स्ट ऑफ सल्फर, अभी सल्फर भी है फास्फोरस भी है, दोनों को टेस्ट करके ही जाना है। टेस्ट ऑफ सल्फर, हाँ 5 मिनटों से हो जाएगा, 10 मिनट टेस्ट करेंगे, ठीक है 10 मिनट कर लेते हैं। देखो सोडियम को जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ यूज करेंगे तो उसमें प्रेजेंट सल्फर सल्फाइड बना लेता है। Na2S का टेस्टिंग 2 तरीके से किया जाता है। पहला, लेड एसीटेट के साथ ये PBS का ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है। दूसरा कंपाउंड स्पेशल है Na2 FeCl5NO, इसे कहते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाता है Na4 FeCl5NOS। Na4 FeCl5NOS, ये आपका वायलेट कलर का कंपाउंड होता है। हो गया सोडियम का टेस्ट। हाँ, यहाँ पर आपसे ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है जो वायलेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इसमें आयरन +2 में है ऑक्सीडेशन नंबर और NO +1 में, यहाँ भी आयरन +2 में और ये -1। ऑक्सीडेशन स्टेट भी कभी कभी पूछ ली जाती है। बातें मत करो। टेस्ट ऑफ फास्फोरस, देखिए अभी तक जो भी टेस्ट कर रहे थे उसके लिए जो टेस्ट का नेम था वो था लेजिन टेस्ट। अब जो टेस्ट करेंगे इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन टेस्ट। ऑक्सीडेशन टेस्ट, ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains phosphorus, इसे this one fused with sodium peroxide। इस फ्यूजन प्रोसेस से जो भी फास्फोरस प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज होके Na3PO4 में जाता है। इसे ट्रीट करेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये चला जाएगा 3PO4 में। अब मेन टेस्ट शुरू होता है। इसे ट्रीट करते हैं NH4 होल ट्वाइस, ये मॉलिब्डेनम ऑक्साइड है MOO4, इसकी वैलेंसी 2 होती है, जैसे सल्फेट का 2 होता है ना SO4, वैसे ही है। अमोनियम मॉलिबडेट, मॉलिब्डेनम एलिमेंट है ये, कंपाउंड नहीं। मॉलिबडेट नहीं सुना है? कोई बात नहीं। इसके साथ ट्रीट करेंगे, कंपाउंड बनता है अमोनियम फॉस्फेट .12 MOOC। ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट, फास्फोरस भी कंफर्म हो गया।
तो 5 मिनट मिलेगा। कंसंट्रेटेड एथनोथ्री के साथ किया तो H3PO4 बना। कंसंट्रेटेड एथनोथ्री के साथ किया तो H3PO4 बना। हेडिंग लिख लो क्वालिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस वही शुरू करेंगे। देखिए ये इंफॉर्मेशन है, समझाने के लिए कुछ होता नहीं है। हाँ, हमने जो टेस्ट लिखा है ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिखा, बुक में पढ़ोगे तो भी नहीं समझ में आएगी। वहाँ तो सारे रिएक्शन पूरा लिखा होता है तो बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स फूड है। ये आपका जो मेन पॉइंट है वही लिखे गए हैं, तो इससे थोड़ा लर्न करना आसान है। नेक्स्ट हेडिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस।